हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। यदि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। समय समय पर ऑनलाइन क्लासेजों के वीडियो भी देखते रहें। आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी में जल संसाधन एवं राजस्थान की सिंचाई की परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, जल है वो एक प्राकृतिक संसाधन है और जल संसाधन के अंदर इस संपूर्ण पृथ्वी पर जो मुख्य स्रोत माना जाता है वो वर्षा का जल माना जाता है। ये वर्षा का जल है वो दो तरह से अपन को प्राप्त होता है, एक सतही जल के रूप में और एक भूमिगत जल के रूप में। सतही जल के रूप में नदियों के द्वारा, झीलों, तालाबों, बावड़ी या अन्य जो झादरा वगैरह जलाशय है उनके द्वारा प्राप्त होता है। और भूमि के अंदर वर्षा जल के रिसने के कारण जो ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज होता है वो पानी है वो कुओं, नलकूपों और हैंडपंप के माध्यम से प्राप्त होता है। तो ये जो जल संसाधन है ये प्राकृतिक जल संसाधन है और टोटल जल संसाधन का भारत में टोटल जल संसाधन है उनका राजस्थान में 1% हिस्सा प्राप्त होता है। यानी भारत के कुल जल संसाधन स्रोत का 1% हिस्सा राजस्थान के हिस्से में आता है या 1% जल संसाधन यहाँ उपलब्ध है। इसीलिए राजस्थान की जो भौगोलिक स्थितियां हैं, जो यहाँ की जलवायु की स्थितियां हैं और इसके अलावा यहाँ की जो कृषिगत यानी कि विविधताएं हैं, इनको देखते हुए राजस्थान में जल संसाधन का महत्वपूर्ण इस सामान्य जीवन में रोल होता है। अर्थात जल ही जीवन है। सारी प्रक्रिया हैं, चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे उद्योग से संबंधित हो या अन्य एक्टिविटीज़ से संबंधित हो, उस जल के बिना पॉसिबल नहीं होती है। इसीलिए जल संसाधन के लिए कौन कौन से स्रोत है, उसका किस प्रकार कंजर्वेशन होना चाहिए, उसके बारे में जानना जरूरी है। जल जीवन है और संपूर्ण प्रगति का आधार भी माना गया है। राजस्थान जैसे राज्य के लिए जल का महत्व और भी अधिक हो जाता है क्योंकि इसका आधे से अधिक भाग शुष्क और अर्धशुष्क है। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत है वो 25 सेमी से भी कम रहता है और कुल वार्षिक वर्षा है वो 57.5 सेमी है। इस प्रदेश में सूखा और अकाल सामान्य बातें होती है। प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ जिलों में सूखे पड़ता रहता है और प्रति 3-4 वर्ष में संपूर्ण राज्य ही सूखा और अकाल ग्रस्त हो जाता है। एक समय था जब अनेक मरुस्थलीय क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता नहीं थी तथा इसके लिए अनेक किलोमीटर प्रतिदिन जाना होता था। वर्तमान में स्थिति में कुछ परिवर्तन आया है। अधिकांश क्षेत्रों में जल की उपलब्धता होने लगी है, किंतु आज भी राज्य के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां अति सीमित जल उपलब्ध है। स्वतंत्रता के पश्चात राज्य में जल संसाधनों के विकास हेतु समुचित जो प्रयत्न किए गए हैं और वर्तमान में किए जा रहे हैं, किंतु राज्य की प्राकृतिक परिस्थितियों और विशेषकर जलवायु की प्रतिकूलता के कारण इनमें कठिनाई आ रही है। वर्तमान में राज्य न केवल स्वयं के जल संसाधनों का उपयोग कर रहा है अपितु पड़ोसी राज्यों से भी जल प्राप्त कर आपूर्ति कर रहा है। राजस्थान में जल आपूर्ति के लिए जल संसाधन उपलब्ध है। उनमें नदियाँ, झीलें, तालाब या भूजल प्रमुख है। इसके अतिरिक्त विभिन्न परियोजनाएं विशेषकर नदी घाटी योजनाओं के अंतर्गत निकाली गई नहरें राज्य में
जलापूर्ति का प्रमुख साधन है और जल संसाधन के सीमित होते हुए भी राज्य में इसके विकास के पर्याप्त प्रयत्न किए जा रहे हैं। फलस्वरूप जलापूर्ति की स्थिति में पर्याप्त सुधार भी हुआ है। यदि अपन जल संसाधनों में राज्य में सतही जल संसाधन की चर्चा करें तो सरफेस वाटर रिसोर्स है, उनमें राजस्थान के सतही जल संसाधनों में नदियाँ, झीलें और तालाब जो प्रमुख है। ये स्रोत प्राकृतिक है, किंतु इनसे नहरें निकालकर इनका व्यापक क्षेत्रों में उपयोग किया गया है। इस दृष्टि से राज्य में अपनी स्वयं की नदियों के जल का उपयोग कर रहा है। राजस्थान अपने जो स्वयं की नदियां हैं राजस्थान में बहने वाली है, उनका जल का भी यानी कि उपयोग हो रहा है। वहीं पड़ोसी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की नदियों से भी साझी परियोजनाओं के माध्यम से जल प्राप्त करता है। नदियों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति भारत के अन्य राज्यों की तुलना में अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ नदियाँ कम हैं और अधिकांश नदियाँ हैं वो केवल वर्षा ऋतु में प्रवाहित होती है, अर्थात वर्ष पर्यंत प्रवाहित नहीं होती है। अधिकांश नदियाँ अन्य राज्यों से निकलकर यहाँ आती है तथा पुनः अन्य राज्यों में प्रवेश कर लेती है। चंबल के अतिरिक्त सभी नदियों में जल प्रवाह सीमित रहता है तथा वे वर्षा काल में ही प्रवाहित होती है। अतः जल संसाधनों की दृष्टि से उनकी उपयोगिता सीमित रहती है, किंतु राज्य की शुष्क दशाओं को दृष्टिगत रखते हुए उनकी अत्यधिक उपयोगिता है। जिनमें राज्य में जो प्रमुख नदियां हैं उनमें चंबल, बनास, लूनी, माही, पश्चिम बनास, बाणगंगा, बेड़स, साबरमती, गंभीरी, सूकड़ी, काली सिंध, पार्वती और परवन आदि नदियां हैं। राज्य की प्रमुख नदियों से उपलब्ध संभावित जल की मात्रा देखें तो प्रमुख नदियों में उपलब्ध जल की जो मात्रा है उनको अपन देखें तो चंबल नदी है। चंबल नदी में 1530 मिलियन घन मीटर जल की उपलब्धता रहती है, यानी सर्वाधिक राजस्थान में माही और चंबल नदियों में जल की उपलब्धता रहती है। तो चंबल नदी में 1530 मिलियन घन मीटर जल की उपलब्धता रहती है। इसी प्रकार लूनी में 263 मिलियन घन मीटर पानी की उपलब्धता रहती है। बनास में 1280 मिलियन घन मीटर जल की उपलब्धता रहती है। माही नदी के अंदर 1600 मिलियन घन मीटर जल उपलब्ध है। पश्चिमी बनास में 90, बाणगंगा में 96 घन मिलियन और साबरमती में 110 मिलियन घन मीटर जल उपलब्ध है। गंभीरी में 106 और सूकड़ी में 255 मिलियन घन मीटर जल की उपलब्धता रहती है। तो इन जो नदियां हैं इनके जल का उपयोग सीधे नदियों से या इन पर जो बनाए गए बांध है उनसे निकाली गई नहरों के माध्यम से किया जा रहा है, किंतु संपूर्ण संभावित जल उपलब्धता का 40% से कम ही वर्तमान में उपयोग लिया जा रहा है। ये जो जल की उपलब्धता की सारणी है इनमें सारी नदियों में 40% से भी कम जल की उपलब्धता का उपयोग लिया जा रहा है, वो भी इन नदियों पर बांध बना करके नहरें निकाल करके इनका उपयोग लिया जा रहा है। जैसे चंबल नदी की बात करें तो मित्रों चंबल नदी के अंदर टोटल है वो 3 बांध है। उनमें से एक बांध यानी कि जैसे माई यानी कोटा बैराज है, जवार सागर है और राणा प्रताप सागर है। ये 3 बांध जो राजस्थान में हैं, एक गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इन बांध से भी राजस्थान के अंदर नहरें निकाल करके सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए और जल विद्युत उत्पादन के लिए पानी काम में लिया जा रहा है। माही नदी पर भी यानी माही नदी
बजाज सागर परियोजना बनी हुई है, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। लेकिन फिर भी जितनी जल की उपलब्धता है उतने जल में बहुत कम जल का उपयोग हो पाता है। झीलों के माध्यम से भी राजस्थान में जलापूर्ति होती है। ये धरातलीय जल संसाधन में महत्वपूर्ण माना जाता है। राजस्थान में कई प्रकार की झीलें यानी पाई जाती है और इन झीलों में यानी राजस्थान में जितनी झीलें स्थित है उनको अपन दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। एक खारे पानी की झीलें और दूसरी है मीठे पानी की झीलें। तो मित्रों, खारे पानी की जो झीलें हैं जैसे सांबर है या डीडवाना है या लोणकांसर है या पचपदरा है, इन झीलों से ज़्यादातर यानी नमक का उत्पादन किया जाता है। जैसे सांबर झील है वो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है और भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। इससे 8 पॉइंट यानी कि 5% सोडियम क्लोराइड का उत्पादन किया जाता है और डीडवाना, लोणकांसर, पचपदरा से भी सोडियम क्लोराइड का उत्पादन होता है। और जो मीठे पानी की झीलें हैं, इन मीठे पानी की झीलों में जैसे जयसमंद झील जो राजस्थान की सबसे बड़ी यानी कि कृत्रिम मीठे पानी की झील है और भारत की दूसरी बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है जयसमंद झील, पिशोला झील, फतेह सागर झील, ये उदयपुर के अंदर स्थित है। आना सागर और फाय सागर, पुष्कर झील, ये अजमेर में स्थित है। शिलीशेठ झील अलवर में है। नवलखा झील है वो बूंदी के अंदर स्थित है। कोलायत झील है वो बीकानेर में स्थित है और कायलाना झील है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। तो अरना झरना और कायलाना झील ये जोधपुर में स्थित है। गैब सागर है वो डूंगरपुर में स्थित है। ये सारी मीठे पानी की झीलें हैं। इन झीलों के पानी का जल का उपयोग है वो पेयजल के रूप में होता है। इसके अलावा कई जगह सिंचाई के क्षेत्र में भी इनका उपयोग होता है। राजस्थान में यानी कि तालाब और जलाशय जो अन्य जलाशय है इनके जल का उपयोग भी सिंचाई और पेयजल के रूप में किया जाता है। वर्षा काल में इन तालाब और जलाशयों के अंदर जल एकत्रित होता है और उसके बाद में इसका उपयोग पेयजल और सिंचाई के रूप में भी होता है। तो इसके अलावा राजस्थान में जल संसाधन के लिए जो ट्रेडिशनल वाटर है यानी जो परंपरागत जल है वो परंपरागत जल भी यहाँ स्थानीय टाँके, नाडी, बावड़ी, झालरा, कुइयाँ इनके अंदर यानी कि एकत्रित किया जाता है और इनका उपयोग भी होता है। यदि अपन अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स की बात करें, भूजल संसाधन है, तो राजस्थान में भूजल संसाधन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका प्रयोग सदियों से किया जाता है। राज्य में भूजल की उपलब्धता बहुत सीमित है। जल स्तर भी नीचे है किंतु अनेक प्रदेशों में ये एकमात्र जल का स्रोत माना गया है। वर्तमान समय में ट्यूबवेल के द्वारा गहराई से अधिक जल प्राप्त किया जा रहा है। इससे कृषि को भी लाभ हो रहा है और वहीं अधिक दोहन से भूजल स्तर तीव्रता से नीचे भी होता जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है कि वर्तमान समय में नवीन टेक्निकल की या तकनीकी के द्वारा जो ट्यूबवेलों से अधिक गहराई से पानी का दोहन होता है उससे कृषि को तो लाभ होता है, सिंचाई की व्यवस्था तो उपलब्ध हो जाती है, लेकिन दिनों दिन भूजल स्तर गिरता जा रहा है। केंद्रीय भूजल विभाग के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में भूजल संसाधनों की क्षमता है देखें तो उसमें सिंचाई हेतु जो भूजल है, सिंचाई हेतु भूजल का उपयोग है या उसकी जो क्षमता है वो 13,790.056 मीटर क्यूसेक यानी मिलियन क्यूसेक मीटर है, वो प्रतिवर्ष उपयोग होता है।
इसी प्रकार सकल ड्राफ्ट में 7038, शुद्ध ड्राफ्ट में 4926 मिलियन क्यूसेक मीटर और भूमि जल उपलब्धता की संभावना में 8863 और भूमि जल विकास की आस्था में 35.75 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी उपलब्ध होता है। तो राजस्थान में अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर में 50% से अधिक उपलब्ध भूमि जल का उपयोग लिया जा रहा है। यानी कुछ ज़िलों के अंदर जैसे अजमेर, अलवर है, भीलवाड़ा, जयपुर और उदयपुर में 50% से अधिक जो उपलब्ध भूमि जल है उसका उपयोग लिया जा रहा है। दूसरी ओर देखें तो जैसलमेर, चूरू, बीकानेर में इसका 10% से भी कम उपयोग हो रहा है। राज्य में भूमि जल का उपयोग सिंचाई के साथ साथ पीने के पानी के लिए भी और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। राज्य में भूजल की उपलब्धता में एक और क्षेत्रीय असमानताएं हैं तो दूसरी ओर विभिन्न ऋतुओं में इसकी उपलब्धता में भी अंतर पाया जाता है। जैसे वर्षा काल में यहाँ पर्याप्त जल की उपलब्ध हो पाता है, जल स्तर भी ऊंचा होता है। दूसरी ओर ग्रीष्म काल में जल स्तर निम्न हो जाता है और जल की मात्रा में भी कमी आ जाती है। इधर भूजल का स्तर काफ़ी भिन्न हो गया है यानी भूजल का स्तर है वो दिनों दिन घटता जा रहा है, निम्न श्रेणी तक पहुंच गया है। भूजल की उपलब्धता और जल स्तर के आधार पर यदि जो जल संसाधन हैं उनमें भूजल की जो उपलब्धता है और जल स्तर के आधार पर राज्यों को 595 जल खंडों में विभक्त किया गया है। इनमें से वे खंड जहाँ 85% से अधिक भूजल का उपयोग किया जा रहा है इसे डार्क श्रेणी में रखा गया है। तो राजस्थान के अंदर भूजल की उपलब्धता और जल स्तर के आधार पर राज्य में टोटल 595 जल खंड बनाए गए हैं। उनमें से 85% से अधिक भूजल का उपयोग करने वाले जो जलखंड हैं उनको डार्क जोन की श्रेणी में रखा गया है। वर्तमान में राज्य में 249 में से 198 ब्लॉक डार्क जोन में आ चुके हैं, यानी कि उनका जो ग्राउंड वाटर लेवल है, भूजल स्तर है, वो एक निश्चित मापदंड से भी नीचे जा चुका है। इसका मतलब है कि वो डार्क जोन में आ चुके हैं, खतरे के निशान में आ चुके हैं, जहाँ भूजल शोषण तेज़ी से होने के कारण जल स्तर नीचे होता जा रहा है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में दूर संवेदी उपग्रह के द्वारा लिए गए चित्रों से स्पष्ट होता है कि यहाँ प्राचीन सरस्वती नदी की अंतःप्रवाह धारा है और अतः भूजल वैज्ञानिकों का विचार है कि यदि इस प्रदेश में नियोजित रूप से प्रयत्न किए जाए तो यहाँ पर्याप्त जल की उपलब्ध हो सकता है। यानी श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के अंदर जो भूजल है वो उपलब्ध अधिक है और इसका पर्याप्त उपयोग किया जाए तो इसका अधिक से अधिक समुचित प्रबंधन और उपयोग किया जा सकता है। राज्य में सीमित जल संसाधनों का समुचित उपयोग के लिए आवश्यक है कि जल संसाधनों का उचित उपयोग करें और इस उचित उपयोग करने के लिए कुछ ऐसे यानी कि लाभकारी कदम उठाने पड़ेंगे जिनमें यदि जल संसाधन का समुचित उपयोग करना है तो उसमें उचित जल का प्रबंधन किया जाए और किसानों को इसमें पारंगत किया जाए। जितनी ज़रूरत है उतना ही जल का उपयोग किया जाए। उपलब्ध जल संसाधनों का समुचित उपयोग होना चाहिए। जो भी उनके पास में जल संसाधन है या जल के स्रोत हैं उसका उपयोग समुचित होना चाहिए, आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। सिंचाई की ऐसी पद्धतियाँ अपनाई जाए जिससे कम से कम जल और अधिक लाभ प्राप्त हो, जैसे बूंद बूंद सिंचाई है या फुहारा सिंचाई है।
स्प्रिंकलर जो इरिगेशन है और ड्रिप इरिगेशन है, बूंद बूंद सिंचाई और फुहारा सिंचाई है, इसके माध्यम से जल का यानी कि उपयोग भी कम होता है और लाभ भी अधिक प्राप्त होता है। छोटी सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाना चाहिए। शुष्क कृषि पद्धति और अन्य नमी संरक्षण की विधियों को अपनाया जाए। सिंचाई हेतु पक्के नाले और प्लास्टिक पाइपों का प्रयोग कर पानी का समुचित उपयोग किया जाए। राज्य की दीर्घकालीन सिंचाई विकास योजनाएं बनाई जाए, जिससे भविष्य में जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है, किंतु जन भागीदारी के द्वारा इनका समुचित परिणाम प्राप्त हो सकता है। तो ये अगर राज्य में जो सीमित जल संसाधन है उसका समुचित उपयोग करें और इस प्रकार के उपाय करें तो आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी के लिए जल का समुचित उपयोग किया जा सकता है और जल सबके लिए उपलब्ध भी हो पाएगा। नहीं तो अत्यधिक यदि दोहन होता रहा तो आने वाली पीढ़ी के लिए जल है वो बिल्कुल यानी निम्न श्रेणी में पहुंच जाएगा या जल की मात्रा बहुत कम यानी कि हो जाएगी। इसीलिए ये एक चिंता का विषय भी उभर करके आया है।